वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। गैर जरूरी जटिलता की बीमारी फिर लौटी। सेबी का नया कैटेगराइजेशन से जुड़ा सर्कुलर पुराने मसलों को ठीक करता है, लेकिन इंडस्ट्री को प्रोडक्ट के लिहाज से अगले दौर की भीड़ के लिए नया सामान भी देता है। 8 साल पहले जब सेबी ने पहली बार म्यूचुअल फंड कैटेगरी को तर्कसंगत बनाया था, तब मैंने लिखा था कि ये एक अच्छा विचार था जिसे पूरी तरह सही तरीके से लागू नहीं किया गया। 2017 के सर्कुलर ने ओवरलैप होती स्कीमों के अव्यवस्थित हालात को घटाकर 36 कैटेगरी में बांध दिया। व्यवहार में कुल फंडों की संख्या सिर्फ 29 कम हुई। फंड कंपनियों ने बिना ज्यादा बदलाव किए पुराने प्रोडक्ट को नई कैटेगरी में फिट करने के रास्ते खोज लिए। ये वैसा ही था जैसे फर्नीचर इधर उधर करके उसे रेनोवेशन कह दिया जाए। आज सेबी ने एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया है जो पूरे फ्रेमवर्क को बदल देता है। इसके कुछ हिस्सों ने सचमुच संतोष दिया, बाकी हिस्सों ने कैलकुलेटर उठाने पर मजबूर कर दिया कि दिवाली तक इंडस्ट्री कितने नए एनएफओ लॉन्च करेगी। अच्छी बात से शुरुआत करता हूं। सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को खत्म कर दिया है पूरी तरह। सब्सक्रिप्शन तुरंत रोक दिए गए। कई सालों से कहा जा रहा था कि रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड बस लेबल का खेल थे, जिन्हें एक अलग कैटेगरी की तरह पेश किया गया। रिटायरमेंट फंड में लगाया गया 1 रुपया बैलेंस्ड फंड में लगाए गए 1 रुपये से अलग नहीं होता। म्यूचुअल फंड को यह नहीं पता कि रकम रिटायरमेंट पर खर्च होगी या लद्दाख की यात्रा पर। सेबी को यहां तक पहुंचने में 8 साल लगे, लेकिन किसी तरह पहुंच गया। मैं खुश हूं। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड पर पोर्टफोलियो ओवरलैप की सीमा भी स्वागत योग्य है। अब कोई भी सेक्टोरल या थीमैटिक फंड दूसरे इक्विटी स्कीमों के साथ 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं रख सकता, जिसकी कैलकुलेशन रोजाना वैल्यू के आधार पर हर तिमाही की जाएगी। मौजूदा स्कीमों को पालन करने या मर्ज होने के लिए 3 साल मिलेंगे। ये उस समस्या पर सीधा प्रहार है जिसे कई सालों से बढ़ता देखा गया है, जहां थीमैटिक फंड डाइवर्सिफाइड स्कीम से लगभग अलग पहचान नहीं रखते। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड जिसके टॉप होल्डिंग में रिलायंस, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक हों, वो लार्ज कैप फंड से अलग कैसे हुआ? अब कंपनियों को असली पोर्टफोलियो डेटा से फर्क साबित करना होगा। इसकी अहमियत है। ट्रू टू लेबल नामकरण नियम, यानी काम और नाम में मेल होना, भी देर से आया, लेकिन जरूरी था। अब स्कीम के नाम में अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ क्रिएटर्स जैसे शब्द नहीं चलेंगे। अगर फ्लेक्सी कैप फंड है तो वही कहिए। अब मुझे जो चिंता है उस पर आते हैं। ये सर्कुलर सरल नहीं बनाता, ये दायरे बढ़ाता है। अब सेक्टोरल डेट फंड्स भी होंगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विशेष सेक्टर के कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करेंगे। पहले से 17 डेट कैटेगरी से उलझे रिटेल निवेशक के लिए इसमें सेक्टोरल विकल्प जोड़ना ऐसा है जैसे भरी अलमारी को ठीक करने के लिए उससे बड़ी अलमारी खरीद ली जाए। फिर लाइफ साइकिल फंड्स, टारगेट डेट फंड जिनमें एक ग्लाइड पाथ होता है। कई एसेट क्लास हैं और हर एएमसी को 6 तक लॉन्च करने की अनुमति होगी। विचार के स्तर पर यह सही है। ऐसा फंड जो लक्ष्य के करीब आते आते इक्विटी से डेट की ओर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाए, वाकई उपयोगी है। लेकिन इस इंडस्ट्री को अच्छे विचारों के साथ क्या करते देखा है? इन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तेज मार्केटिंग होती है और फिर अगली चीज की ओर बढ़ जाते हैं। अगर लगभग 40 एएमसी अपनी अपनी 6 लाइफ साइकिल स्कीम लॉन्च करे तो बाजार में 240 फंड हो सकते हैं। निवेश को सरल बनाने के लिए बिना प्रोडक्ट ही नया सवाल बन जाता है। कौन सा चुने? फंड ऑफ फंड्स का फ्रेमवर्क नियाम के नजरिए से जटिल प्रोडक्ट जैसा है, जिसमें 6 व्यापक कैटेगरी, हर एक में 3 विकल्प, रीजन केंद्रित लिस्ट और कई पन्नों तक फैले नामकरण के नियम शामिल हैं। किसी भी रिटेल निवेशक को XYZ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओमनी FOF पढ़कर यह महसूस हो कि निवेश आसान हो गया है, ऐसा सोचना कठिन है। म्यूचुअल फंड नियमन में मूल चिंता हमेशा यही रही है। रेगुलेटर अलग अलग कैटेगरी बनाता है ताकि निवेशक सही तुलना कर सके। इंडस्ट्री उन कैटेगरी की सीमा तक जितने प्रोडक्ट संभव हों उतने बनाती है, क्योंकि हर नया प्रोडक्ट एक एनएफओ है, एक मार्केटिंग कैंपेन है, कमीशन का नया दौर है। हर बार जब सेबी नक्शे पर नई रेखा खींचता है, इंडस्ट्री उसे नए इलाके के रूप में देखती है। औसत भारतीय निवेशक को लगभग 4 तरह के फंड चाहिए। कोर इक्विटी के लिए एक फ्लेक्सी कैप, स्थिरता के लिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, टैक्स सेविंग के लिए एक ELSS और संभव हो तो एक हाइब्रिड फंड। इसके अलावा सेक्टोरल फंड, थीमैटिक फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, लाइफ साइकिल फंड, फंड ऑफ फंड्स, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक हैं और कई बार जोखिम भरे भी।
इस सर्कुलर ने इंडस्ट्री को बेचने के लिए और वैकल्पिक चीज़ें दे दी हैं। 2 साल बाद असली कसौटी ये नहीं होगी कि कागजी कंप्लायंस पूरा हुआ या नहीं। असली सवाल ये होगा कि औसत निवेशक के सामने कम और साफ विकल्प है या पहले से ज़्यादा जटिल भीड़। 30 साल से इस इंडस्ट्री को देखते हुए अंदाज़ा है कि दांव किस तरफ जाएगा, लेकिन गलत साबित होने में बेहद खुशी होगी। एक व्यवहारिक बात, सेबी द्वारा कैटेगरी की नई रेखाएं खींचने से भीड़ कम नहीं होती, अक्सर बढ़ जाती है। कुछ समय पहले जब निवेशकों के पोर्टफोलियो देखे गए तो चौंकाने वाली बात यह थी कि कई के पास 20 से ज़्यादा फंड थे। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये दिशा खो देना है। अगर पोर्टफोलियो कई एनएफओ सीजन में जुटाई गई खरीदारी की टोकरी जैसा दिखने लगे तो समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं, जमा करते जाने की है। समय समय पर सफाई करना विकल्प नहीं है, ये ज़रूरी है। ये ठीक वही भूमिका है जो वैल्यू रिसर्च फंड एडवाइज़र निभाता है। ये पहले से मौजूद निवेश का एनालिसिस करता है और साफ बिना जटिल शब्दों के बताता है कि क्या बाय करें, क्या होल्ड करें और क्या सेल करें। हर चीज़ सिर्फ इसलिए पोर्टफोलियो में जगह पाने की हकदार नहीं होती क्योंकि वो मौजूद है। अनावश्यक दोहराव और ओवरलैप हटाने से निगरानी की थकान कम होती है। कम फंड का मतलब साफ इरादा, और साफ इरादा बेहतर फैसले की ओर ले जाता है। ऐसे बाजार में जहां प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहे हैं, ग्रोथ अक्सर घटाने से शुरू होती है।